हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों आप सभी लोगों को पता है कि राजस्थान जेएलओ का एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। साथियों को उसी को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए वन लाइनर सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर डील कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि ये पीडीएफ आपके पास होना चाहिए तो साथियों आप टेलीग्राम ग्रुप पर जा करके लॉ विथ रोनित अगर सर्च कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों पार्ट फर्स्ट में मैंने सभी फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से डील किया था। साथ ही साथ अब आज जो हम वन लाइनर आपके सामने शेयर करने वाले हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड सभी के सभी वन लाइनर क्वेश्चंस शेयर करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में बार बार आप लोगों से पूछा जाता है। साथियों अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति कहां से कहां तक डिफाइन किया हुआ है, सबसे तो पहले आपको ये जानना जरूरी होता है। इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये चीज़ों को जानेंगे कि राष्ट्रपति को कहां से लेकर के कहां तक में डिफाइन किया गया है, तो साथियों हम आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रपति को जो डिफाइन किया गया है आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के आर्टिकल नंबर 62 के अंतर्गत क्या किया गया। आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देखते होंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। अगर हम आर्टिकल नंबर 52 की अगर बात करते हैं कि आर्टिकल नंबर 52 में क्या बताया गया है, तो बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा साथियों, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मीन्स कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 52 में यही आपको बताया गया है। इसी तरह से हम आर्टिकल नंबर 53 को देखते हैं तो साथियों आर्टिकल नंबर 3 पर में बताया गया है कि संघ कार्यपालिका शक्ति किसके बारे में बताया गया साथियों, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बताया गया। जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है, संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में आर्टिकल नंबर 53 में बताया गया। आर्टिकल नंबर 54 को अगर हम डील करते हैं तो इसमें बताया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन मीन्स की इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवाया जाता है। किसका, तो राष्ट्रपति महोदय का इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवाया जाता है। आर्टिकल नंबर 55 की अगर हम बात करते हैं तो साथियों आर्टिकल नंबर 55 में आपको देखने के लिए मिलता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति मीन्स कि उनका किस तरह से निर्वाचन कंडक्ट करवाया जाता है, उनका चुनाव किस तरह से कराया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम साथियों, राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। और आर्टिकल नंबर जब आप 56 के पास जाएंगे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है। क्या वो 5 साल तक अपने पद पे बने रहते हैं, कब से लेकर के जिस दिन से वो पद को धारण करते हैं या जिस दिन से चुनाव को जीतते हैं, किस दिन से उनका 5 साल ये काउंटिंग किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, हम इस सेशन में बात करने वाले हैं जो कि आपके लिए एक एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। साथियों वन लाइनर की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि भारतीय संविधान की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आर्टिकल नंबर 53 के अंतर्गत ये आपको दे रखा है। कहाँ पर निहित होता है साथियों, तो ये कार्यपालिका जो शक्ति होती है ये राष्ट्रपति में ही निहित होती है। अगर हम सेकेंड की हम बात करते हैं तो कह रहा है संविधान के अंतर्गत भारत में राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगर हम संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है, प्रथम नागरिक हम लोग किसको कहते हैं, तो भारत का राष्ट्रपति ही होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भारत का राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट हम वन लाइनर की बात करते हैं। कह रहा है भारत का राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ना वो लोकसभा का सदस्य होता है और न ही वो राज्यसभा का सदस्य होता है। इन दोनों सभाओं में से किसी भी सभा का क्या होता है, राष्ट्रपति सदस्य नहीं होता है। आगे देखिए कह रहा है भारत में राष्ट्रपति पद हेतु व्यक्ति की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो साथियों आपकी जो आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष तक की आपकी आयु होनी चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप भारत के राष्ट्रपति का चुनाव के लिए आप एलिजिबल है, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। ये तो था वन लाइनर। इसी टाइप के वन लाइनर आपके एग्जामिनेशन में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन लाइनर की हम बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट वन लाइनर में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा, जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाएं सहित निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होती हैं। इसमें किसको किसको सम्मिलित किया जाता है साथियों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसको किसको सम्मिलित किया जाता है। निर्वाचित सदस्यों की बात किया जाता है, मनोनीत सदस्यों की हम बात नहीं कर रहे हैं। जिसको जिसको निर्वाचन किया गया, जो निर्वाचन करके आया है मीन्स कि जो चुनाव जीत करके आया है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की बात नहीं कर रहा है। निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पुडुचेरी संघ के राज्य
क्षेत्र की विधानसभाओं सहित निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होंगे। इनके चुनाव में यही लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं, यही लोग भाग लेते हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। कर संविधान के अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी गई है। कहाँ पर दिया गया साथियों, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 57 को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर देता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति साहब अगर एक बार वो राष्ट्रपति बन गए हैं तो दोहरा करके भी क्या कर सकते हैं, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। भारत में इस तरह का प्रावधान किया गया है। आगे देखिए, और आज तक सिर्फ एक ही आदमी भारत का 2 बार राष्ट्रपति बना और वो है सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। वही 2 बार भारत के बस राष्ट्रपति बने हैं आज तक। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और आंग्ल भाषा समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। आप लोगों को पता है कि 2 लोगों को जो एंग्लो इंडियंस होते हैं, उन 2 एंग्लो इंडियंस को क्या करते हैं, राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं। मनोनीत करने का काम राष्ट्रपति का होता है। आगे कह रहा है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं रखता है। अभी आप लोगों ने प्रीवियस ही देखा है कि कौन कौन आता है, सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटेड लोग आते हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ निर्वाचन करके लाया गया था। जो चुन करके आए होते हैं वही सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, अन्यथा कोई भी व्यक्ति मनोनीत लोग उनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। यहाँ पे एक नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, उच्चतम न्यायालय ने PN संगमा, कौन सा मामला है साथियों, तो उच्चतम न्यायालय ने PM संगमा बनाम प्रवीण मुखर्जी के वाद में 3:2 के बहुमत से ये क्या किया है, इस प्रकार का निर्णय दिया है। आगे देखिए दोस्तों, आगे वन लाइनर में आपके क्या कर रहा है, राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के पूर्व, किसकी बात कर रहा है दोस्तों, तो कह रहा है कि राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के पूर्व उत्तर प्रदेश की विधानसभा भंग कर दी जाती है। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित निश्चित समय पर होगा और इसमें उत्तर प्रदेश का कोई भी प्रतिनिधित्व भाग नहीं लेगा। अगर इस प्रकार से होता है तो इस प्रकार से भी राष्ट्रपति का चुनाव क्या कराया जा सकता है, कंडक्ट करवाया जाता है। आगे देखिए कह रहा है, राष्ट्रपति तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। कब तक वो अपने पद पर बना रहेगा, जब तक नेक्स्ट राष्ट्रपति को चुन न लिया जाता हो तब तक वो अपने पद पे क्या बना रहेगा, अपने पद पर एज यूजुअल बना रहेगा जैसे कि वो राष्ट्रपति हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद से 87 आर्टिकल नंबर 87 के अंतर्गत विशेष अभिभाषण देने की शक्ति भी प्राप्त है। ये कहाँ पर दिया गया, जब आप आर्टिकल नंबर 87 को ऑब्जर्व करेंगे तो आर्टिकल नंबर 87 के अंतर्गत आपको एक अभिभाषण के बारे में आपको पता चलता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं दोस्तों, तो कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और इसका हमको अथेंटिसिटी कहाँ से पता चलता है साथियों, जब हम आर्टिकल नंबर 56 को देते हैं तो आर्टिकल नंबर 56 में बताता है राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बात करता है। तो वही कह रहा है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। और आप कहेंगे कि अगर एट द टाइम उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेंगे तो अपना किसको देंगे भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, तो साथियों CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देंगे। ठीक, आगे देखिए कर रहा है, कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा यदि वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्ह नहीं है। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, आर्टिकल नंबर 58 के बारे में देखने को मिलता है। और आर्टिकल नंबर 58 आपका कहता है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं के बारे में बताया है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, कितने एज होनी चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं, आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। आगे देखिए कर रहा है, जब राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, कौन किसकी बात कर रहा है, कह रहा है जब राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से जो ठीक समझे क्या करता है, इस प्रकार से ठीक समझ सकता है। आगे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, किसकी बात कर रहा है दोस्तों, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। और इसके लिए रेफरेंशियल आर्टिकल दिया है, आर्टिकल नंबर 71 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत ये आपको देखने के लिए मिलता है। आगे कह रहा है, संविधान की अपेक्षा करने पर, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर करने पर भारत के राष्ट्रपति अपने पद से हटाए जा सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाए, अगर भारत के राष्ट्रपति को किस ग्राउंड पे हटाया जा सकता है साथियों, तो भारत के राष्ट्रपति को अगर कोई भी ग्राउंड रखा गया है तो वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का उल्लंघन करते हैं, वायलेशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तब राष्ट्रपति को उनके पद से क्या किया जा सकता है, तब राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करते चलिए, जो कि आपके लिए भी वन लाइनर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है, राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण, उल्लंघन के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। आप सभी लोगों को पता है कि राष्ट्रपति का क्या होता है साथियों, अगर उनको उनके पद से हटाना है तो उनको इम्पीच करना पड़ता है, उसी को हिंदी में महाभियोग की प्रक्रिया कही जाती है। और इसी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उनको क्या किया जाता है, उनको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रस्ताव
दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। और ये बात हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो आर्टिकल नंबर 61 के अंतर्गत ये चीज़ हमको देखने के लिए मिलता है। कर राष्ट्रपति महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो ये आर्टिकल नंबर 61 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, कर राष्ट्रपति के महाभियोग का कोई आरोप संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है। जैसा आरोप लग रहा है किस चीज़ का, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये किसी भी सदन में किया जा सकता है। लोकसभा में भी किया जा सकता है एज वेल एज राज्यसभा में भी किया जा सकता है। सदन दो होते हैं हमारे पास, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। किसी भी सदन में क्या किया जा सकता है, उनके इम्पीचमेंट के लिए, उन पर महाभियोग चलाने के लिए क्या किया जा सकता है, शुरुआत किया जा सकता है। आगे कर भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले उच्चतम न्यायालय के उपबंध ज्येष्ठता न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेने की प्रतिज्ञा करेगा। अगर मान लीजिए एट द टाइम चीफ जस्टिस हमारे यहाँ कोई नहीं रहता है, तो जो भी हमारे सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस रहेंगे, उन्हीं की अध्यक्षता में, उन्हीं के सामने क्या करेंगे, राष्ट्रपति महोदय अपना पद का ग्रहण करेंगे, मीन्स कि अपना ओथ लेंगे। आगे कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दी गई है। और ये कहाँ पर दिया गया है साथियों, तो आर्टिकल नंबर 61 को जब आप एनालिसिस करेंगे तो आर्टिकल नंबर 61 के अंतर्गत आपको ये देखने के लिए मिलता है कि राष्ट्रपति के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, आप राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट लगा सकते हैं, महाभियोग लगा सकते हैं। ये डायरेक्ट आर्टिकल बेस्ड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे जब हम चलते हैं दोस्तों, तो आगे क्या कहता है, यहाँ पर भी हम इसको देखेंगे। कह रहा है कि जब राष्ट्रपति का पद, किसकी बात कर रहा है साथियों, तो राष्ट्रपति की बात कर रहा है। जब राष्ट्रपति का पद उसके इस्तीफा देने से रिक्त होता है, मीन्स कि जैसे ही राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी प्रकार से इस्तीफा दे दिया गया है, उनका पद रिक्त होता है, तो उनका रिक्त पद भरने के लिए किए गए चुनाव में चुना गया राष्ट्रपति अपने पद का 5 वर्ष की अवधि तक बना रह सकता है। कहाँ तक बना रह सकता है साथियों, अगर उनका किसी भी प्रकार से अगर वो पद से इस्तीफा दे देते हैं, तो फिर नए राष्ट्रपति को चुना जाएगा, तो वो 5 वर्ष तक रहेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, उच्चतम न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड से दंडित किसी भी व्यक्ति के मामले में राष्ट्रपति को क्षमा मंत्रिमंडल के परामर्श पर प्रदान करने की शक्ति यहाँ पे दिया गया। और आपको कहाँ से ये देखने के लिए मिल रहा है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 72 को एनालिसिस करेंगे, तो आर्टिकल नंबर 72 के अंतर्गत आपको देखने के लिए ये चीज़ें मिलेगा, जिसमें क्षमा आदि और कुछ दशाओं में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति के बारे में आपको ये शक्ति प्रदान करके रखा गया है। कहाँ पे, आर्टिकल नंबर 72 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे आगे हम चलते हैं साथियों, और आगे देखते हैं। कह रहा है, इस बात का निर्णय कि क्या संसद में अनर्हता को प्राप्त कर लिया है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श पर नहीं करेगा। और ये कहाँ आपको देखने के लिए मिलता है साथियों, तो आर्टिकल नंबर 103 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट कर रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है। किसको अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि ऑर्डिनेंसेस जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो साथियों राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ऑर्डिनेंसेस जारी किए जाते हैं। आर्टिकल नंबर 123 के अंतर्गत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और 213 के अंतर्गत आपके स्टेट्स के गवर्नर के द्वारा क्या किया जाता है, ऑर्डिनेंसेस को जारी किया जाता है। ये फैक्ट है, ये आपको जान करके रखना होगा। कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति किसी विषय या मामले में उच्चतम न्यायालय से राय मांग सकता है। क्या कर सकता है साथियों, जब आर्टिकल नंबर 143 को आप देखते हैं, तो आर्टिकल नंबर 143 के अंतर्गत क्या करता है, राष्ट्रपति आपसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस से क्या कर सकता है, सलाह मांग सकता है। और वो सलाह मानने के लिए भी बाध्य नहीं होगा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस होंगे वो सलाह देने के लिए भी बाध्य नहीं होंगे कि नहीं, आपसे सलाह अगर मांगा गया है तो आपको क्या करना है, आपको सलाह देना ही पड़ेगा। इस टाइप की चीज़ें नहीं होती हैं। आगे कर रहा है, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी थे। ये भी फैक्ट आपसे पूछ सकता है कि कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको निर्विरोध चुना गया था, उनके विपक्ष में या उनके सामने कोई खड़ा नहीं हुआ था, तो वो कौन थे, तो नीलम संजीवा रेड्डी साहब थे, जिनके विपक्ष में कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं था राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए। कर भारत का राष्ट्रपति किसी भी हत्या के अभियुक्त को दंडित नहीं कर सकता है। ये पावर राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है, राष्ट्रपति को सिर्फ क्षमादान की शक्ति प्रोवाइड की गई है। और ये जो आपको दंड देने की शक्ति किसको दी गई है साथियों, ये दंड देने की शक्ति कोर्ट्स को दी गई है, न्यायालय को दिया गया है। आगे करा है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है साथियों, तो जो चुनाव आयुक्त होते हैं, इसी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे करा है, भारत का महान्यायवादी की हम बात करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं साथियों।
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास बहुत से पावर होते हैं। कौन कौन से पावर होते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास ये पावर होता है कि वो भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। पहली बात तो ये होती है कि भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। वो किसी भी कोर्ट में, भारत के किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में क्या कर सकता है? बहस कर सकता है। अगर भारत सरकार को लगता है कि किसी भी विषय पे उसको सलाह मांगना है, कानूनी सलाह मांगना है, तो वो किससे मांग सकता है? वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से सलाह मांग सकता है। ये इनके पास क्या होती है? ये इनके पास विशेषाधिकार होते हैं ये अटॉर्नी जनरल साहब के पास। और ये अटॉर्नी जनरल साहब आपको देखने के लिए कहाँ मिलते हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 76 आप देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 76 के अंतर्गत आपको देखने के लिए ये मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए आगे साथियों क्या कह रहा है। आगे यहाँ पे अब जब आप आएंगे तो इसी PDF में कह रहा है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, भारत सरकार के ये क्या होते हैं? प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। अब ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ दे सकता है कि भारत का विधि अधिकारी किसको कहा जाता है? तो साथियों विधि अधिकारी जो होता है वो महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ही कहा जाता है, जो कि आर्टिकल नंबर 76 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक, आगे कह रहा है कि संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी महान्यायवादी क्या कर सकता है? वहाँ पे भाग ले सकता है। लोकसभा में भी भाग ले सकता है साथियों, प्लस राज्यसभा में भी भाग ले सकता है। और ये किसके पास पावर है, किसके पास अथॉरिटी है? तो साथियों ये अथॉरिटी आपके अटॉर्नी जनरल साहब के पास है। और अटॉर्नी जनरल साहब दोनों जगह पे क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त कर सकता है। कहाँ पे नियुक्त कर सकता है साथियों? तो आर्टिकल नंबर 155 के अंतर्गत जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो राज्यों के लिए क्या करता है? राज्यपालों की नियुक्ति करता है। आगे देखिए दोस्तों, आगे कह रहा है किसी भी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होते हैं क्या? हमारे राज्यपाल महोदय। और ये आपको देखने के लिए कहाँ मिल रहा है? तो अनुच्छेद 156 क्लॉज 1 के अंतर्गत ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। साथियों अभी आप लोगों ने एडवोकेट जनरल को देखा, मीन्स की अटॉर्नी जनरल को देखा। अब आप किसको देखेंगे? अब आप एडवोकेट जनरल को देखेंगे। और ये एडवोकेट जनरल कहाँ होते हैं साथियों? तो ये एडवोकेट जनरल साहब स्टेट के अंतर्गत होते हैं। कह रहा है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। जो एडवोकेट जनरल होते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा नहीं नियुक्ति किया जाता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों इनकी जो नियुक्ति होती है ये उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति नियुक्त। अगर हम एडवोकेट जनरल की बात करते हैं तो इनको नियुक्त करने का काम राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, स्टेट के राज्यपाल के द्वारा। यहाँ पे एक नेक्स्ट फैक्ट दे रहा है कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। आगे कह रहा है संविधान में राज्यपाल मीन्स कि संविधान में राज्यपाल महाभियोग के लिए कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। राज्यपाल क्या कर सकता है? कोई किसी भी प्रकार का कोई भी महाभियोग नहीं लागू कर सकता है। आगे देखिए यहाँ पे साथियों कह रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश यदि संसद अपने पुनः समवेत होने के बाद उसका अनुमोदन या अनानुमोदन नहीं करता है तो वह 6 सप्ताह की अवधि के भीतर क्या होगा? निष्प्रभावी हो जाता है। कितने दिन के लिए सिर्फ रहता है साथियों? तो सिर्फ 6 वीक के लिए ही उसको लागू किया जाता है। 6 वीक्स के बाद वो क्या हो जाता है? अपने आप में वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश संसद के पुनः समावेदन होने पर उसके समक्ष रखा जाना चाहिए। अब किसके समक्ष रखा जाना चाहिए साथियों? तो धारा 123 के अंतर्गत ये बात आपको देखने के लिए मिलता है। और ये बात आर्टिकल 123 किसकी कर रहा है? तो साथियों अगर आर्टिकल यहाँ पे धारा नहीं होगा, आर्टिकल होगा। आर्टिकल 123 किसकी बात कर रहा है? तो साथियों आर्टिकल 123 बात कर रहा है ऑर्डिनेंसेस के बारे में। और ऑर्डिनेंस कौन लगाता है साथियों? तो ऑर्डिनेंस 123 के अंतर्गत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्डिनेंस लगाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण भारत का राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग जो होता है, वित्त आयोग का निर्माण भारत का राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और ये कहाँ आपको देखने को मिलता है? जब आप आर्टिकल नंबर 280 को एनालिसिस करते हैं तो आर्टिकल नंबर 280 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। कह रहा है जातियों या जनजातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होता है। और ये आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलता है साथियों? तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 341 को ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेंगी। आगे कह रहा है भारत के संविधान का अनुच्छेद 355 किसकी बात कर रहा है? अनुच्छेद 355। भारत के संविधान का अनुच्छेद 355 प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा एवं संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप सरकार का चलना सुनिश्चित करने का भारत संघ पर कर्तव्य अधिरोपित करता है। ये कौन करता है साथियों? तो ये करने का काम आर्टिकल नंबर 355 के अंतर्गत किया जाता है। आगे आप देखिए आगे क्या कर रहा है संविधान के अनुच्छेद 359 की अगर हम बात करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल
उद्घोषणा की अवधि में मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबन करने का अधिकार यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। जब आप आर्टिकल नंबर 359 को आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। कहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है साथियों, तो आपके फंडामेंटल राइट्स पे आपके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाए जा सकते हैं और उनका क्या किया जा सकता है, उनका निलंबन किया जा सकता है। आपके फंडामेंटल राइट को कर्टेल यहाँ पे किया जा सकता है। और ये कहाँ से आपको देखने के लिए मिल रहा है, आर्टिकल नंबर 359 के अंतर्गत ये देखने के लिए मिल रहा है। कर रहा है राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दांडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई भी दांडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी। और ये आपको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, आर्टिकल नंबर 361 सब क्लॉज 2 जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। अब आप देखिए साथियों उपराष्ट्रपति के बारे में। अब उपराष्ट्रपति भी आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस थे सभी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस आपके सामने रखने का प्रयास किया गया। अब उपराष्ट्रपति साहब को देखिए साथियों, अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो सबसे तो पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जैसे भारत के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, जैसे भारत के लिए आपके पास एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, वैसे ही भारत के लिए क्या होंगे, एक उपराष्ट्रपति साहब होंगे। और उपराष्ट्रपति साहब क्या होते हैं साथियों, उपराष्ट्रपति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं किसके, काउंसिल ऑफ स्टेट के, मीन्स की राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। कौन होता है, जो हमारे राज्य उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं वो क्या होते हैं, वो पदेन सभापति होते हैं। किसके पदेन सभापति होते हैं साथियों, जो काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको हम लोग राज्यसभा कहते हैं। पहली पॉइंट तो आपके लिए ये होता है और यही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युति से रिक्त स्थान को अधिकतम 6 महीने के भीतर भरा जाना चाहिए। और ये आपको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, जब आप आर्टिकल नंबर 62 के सब क्लॉज 2 को देखेंगे तो वहाँ पे आर्टिकल नंबर 62 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 215 में यह उपबंधित करता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। मीन्स की कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अगर हम किसको कहते हैं, तो हम जब हाई कोर्ट्स की बात करते हैं तो 215 आर्टिकल नंबर 215 को हम लोग देखते हैं और 215 के अंतर्गत कह रहा है कि यह अभिलेख न्यायालय होगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। इसलिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा क्योंकि आर्टिकल नंबर 215 के अंतर्गत ये बातें आपको देखने के लिए मिलता है। आगे कह रहा है यह कहना सही है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और ये कहाँ आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो साथियों अनुच्छेद 64 के अंतर्गत ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। आगे कह रहा है उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में संविधान पूर्णतः मौन है। यहाँ पे संविधान क्या है साथियों, उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में ऐसा नहीं बताया गया, जैसे कहा नहीं जा रहा था कि राष्ट्रपति को क्या 1 से 2 बार चुनाव लड़ाया जा सकता है, 2 बार वो चुनाव लड़ सकते हैं, तो वहाँ पे बताया जा रहा था कि वो कितना ही बार भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जब हम यहीं पे उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति के बारे में ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत बताया नहीं गया है। जब आप आर्टिकल नंबर 66 को पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति के सिर्फ निर्वाचन के बारे में आर्टिकल नंबर 66 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ कहते हैं भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। और ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, आर्टिकल नंबर 67 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। वहीं पर आर्टिकल नंबर 67 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के पदावधि के बारे में देता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो साहब हैं ये कितने दिन तक अपने पद पर बने रहेंगे। और ये बात हमको आर्टिकल नंबर 67 के अंतर्गत ही देखने के लिए मिलता है। आगे कहते हैं उपराष्ट्रपति को अपने पद से ऐसे संकल्प द्वारा हटाया जा सकेगा। अब किस संकल्प के द्वारा हटाया जा सकेगा, जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है, जिसे लोकसभा सहमत है। अनुच्छेद 67 ख के अंतर्गत ये आपको देखने के लिए मिलता है। कहाँ पे आर्टिकल कौन सा है साथियों, इसके रेफरेंस आर्टिकल, तो इसका जो रेफरेंशियल आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 67 का ख है। आगे कह रहा है भारत का उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के समक्ष शपथ और प्रतिज्ञा ज्ञान ग्रहण करता है। और ये कहाँ पे आपको डिफाइन करके रखा गया है साथियों, तो आर्टिकल नंबर 69 में। जब आर्टिकल नंबर 69 आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा ज्ञान और शपथ का प्रारूप के बारे में आपको देखने के लिए मिलता है। वहाँ पे शपथ का पूरा प्रारूप दे करके रखा गया है कि किस प्रकार से ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय यहाँ पे क्या करेंगे, शपथ को ग्रहण करेंगे, मीन्स कि अपना ओथ ये लेंगे। आगे कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। क्या कर सकता है साथियों, जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो सदन का सदस्य नहीं भी होता है, फिर भी वो क्या करेगा, उस कार्यवाही में भाग लेगा। आगे कह रहा है भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया जाएगा। और ये बात कहाँ पे लिखा गया साथियों, तो इसके लिए रेफरेंशियल आर्टिकल दिया है, आर्टिकल नंबर 71 के अंतर्गत ये आपको चीज़ देखने के लिए मिलता है। अगर किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाता है, राष्ट्रपति का भी और उपराष्ट्रपति का, दोनों लोगों की हम बात कर रहे हैं साथियों, यहाँ पे ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ये कहाँ पे जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाएगा। और रेफरेंशियल आर्टिकल की हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 71। अगर हम मंत्री परिषद की अगर बात करते हैं
हैं। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद क्या होता है, मंत्रिपरिषद किसको कहते हैं और क्या करता है मंत्रिपरिषद। यहाँ पर देखिए कह रहा है भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली की सरकार की आधारशिला अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 3 है। क्या है साथियों, तो जो भारत के संसद की जो संसदीय प्रणाली की सरकार है इसकी आधारशिला अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 3 है। आगे देखिए कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 3 में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिस्थापित है। किसके बारे में बात कर रहा है साथियों, तो जब आप अनुच्छेद 75 पढ़ेंगे जिसमें मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंधों के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में साथियों, तो मंत्रियों के बारे में और मंत्रियों से रिलेटेड अन्य कुछ उपबंधों के बारे में आर्टिकल नंबर 75 के बारे में लिखा है। वही सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बता रहा है। कह रहा है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि जो मंत्रिपरिषद होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो साथियों जो मंत्रिपरिषद होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ पे एक रेफरेंशियल केस दिया है, शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह विनिश्चय किया कि संविधान के अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 के अंतर्गत दायर दया याचिका, जिसको हम लोग मर्सी पिटीशन को त्वरित गति से 3 माह के अंतर्गत निपटाया जाएगा। जो आप लोगों ने मर्सी पिटीशन के नाम सुना होगा, आपने मर्सी पिटीशन का नाम सुना होगा कि भाई दया याचिका की बात की गई होगी। और ये दया याचिका के बारे में आपको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, तो साथियों आर्टिकल नंबर 72 के अंतर्गत और आर्टिकल नंबर 161 अंतर्गत क्या किया जाता है, इसको दायर किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यहाँ पे जब आप वन लाइनर के पास आएंगे तो कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निश्चित किए जाते हैं। किसके द्वारा निश्चित किए जाते हैं साथियों, तो संसद के द्वारा। और ये आपको देखने के लिए कहाँ मिलता है, तो अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 6 के अंतर्गत ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर बना रहता है। ऐसा कहा जाता है परंतु वास्तव में वो अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। किसका प्राप्त होता है साथियों, तो जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है तभी तक वो मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहता है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आप प्रोविजंस को देखेंगे तो वहाँ पे लिखने के लिए लिखा है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे ही बना रहता है। आगे कह रहा है मंत्रीगण को उसके विभागों का आवंटन प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। जो भी मंत्री होते हैं, जिसको भी मंत्री बनाया जाता है, उनके पदों का जो भी विभाजन किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। आगे कह रहा है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, किसकी बात कर रहा था साथियों, तो अटॉर्नी जनरल। कह रहा है अटॉर्नी जनरल संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं इनको संसद के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और ये किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं, तो ये प्रसाद पर्यंत किसके होते हैं, तो साथियों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रसाद पर्यंत होते हैं। और इनका जो आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर 76 के अंतर्गत इनको देखने के लिए मिलता है। कह रहा है लोकसभा राज्यसभा एवं भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संसदीय गठित होती है। और ये कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो साथियों आर्टिकल नंबर 79 जब आप खोलेंगे तो आर्टिकल नंबर 79 के अंतर्गत ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। आगे कह रहा है गठित लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर करता है। कौन करता है साथियों, तो जो प्रोटेम स्पीकर जिसको बनाया जाता है इसकी अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है। आगे देखिए साथियों कह रहा है कि टी वेंकट रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, टी वेंकट रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य की बात करते हैं। के बाद में यह वाद अभी निर्धारित किया गया है कि न्यायालय राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के प्रयोग में उनके समाधान के कारणों की पर्याप्तता की जांच नहीं कर सकता है। समाधान के कारणों की पर्याप्तता को जांच नहीं कर सकता है। कह रहा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगर हम कैग की बात करते हैं जो कि आर्टिकल नंबर 148 से लेकर के आर्टिकल नंबर 151 के बीच में दिया गया, इनकी भी नियुक्ति कौन करता है साथियों, तो इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और डिफरेंशियल आर्टिकल आपको आर्टिकल नंबर 148 दिया है। आर्टिकल नंबर 148 से लेकर के 151 के बीच में कैग के बारे में बताया गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में। यहाँ पे कह रहा है कि प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं दोस्तों, तो प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों की बात करते हैं। कह रहा है प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को नियुक्त करेंगे। मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने अथवा मंत्रिपरिषद से उनके त्याग पत्र को स्वीकार करने की सिफारिश राष्ट्रपति से करता है। और ये कौन करता है साथियों, इस प्रकार का काम प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। आगे सेकंड पॉइंट में कह रहा है वो अपने सहयोगी मंत्रियों के विभागों का आवंटन करने और किसी भी मंत्री को एक विभाग से दूसरे विभाग में
विभाग में अंतरित करने के लिए राष्ट्रपति से क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं। और ये कौन करता है, तो साथियों सारा का सारा ये काम प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। कर प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता करता है। कौन करता है, जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिमंडल बैठकों की अध्यक्षता करता है और सभी विधि एवं प्रशासन में नीतिगत फैसले को क्रियान्वित करने के लिए निर्णय देता है। तो इस प्रकार का काम प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। आप आगे देखिए, कर प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह संघ के कार्यपालक के आंतरिक एवं बाह्य विधान एवं प्रशासनिक नीति संबंधी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को दे और ऐसे अन्य सूचना तथा किसी ऐसे तथ्य के संबंध में जिस पर मंत्रिपरिषद में कुछ एक मंत्रियों के बीच मतभेद हो तो राष्ट्रपति को इस प्रकार की क्या कर दे, राष्ट्रपति को इस प्रकार की सूचना प्रदान करने का काम किया जाता है। और ये सूचना प्रदान कौन करता है, तो साथियों ये सूचना जो प्रदान करने का काम किया जाता है ये भारत के आपके प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। अब थोड़ा सा संघीय विधायिका को देख लीजिए कि संघीय विधायिका क्या कहता है। साथियों ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। संघीय विधायिका भी पहला कर है कि भारतीय संसद गठित होता है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से। और ये बात आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, ये बात आपको आर्टिकल नंबर 79 के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। आगे कह रहा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और ये कहाँ देखने के लिए मिलता है साथियों, तो ये अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है नए प्रदेश के सृजन एवं उनकी सीमा निर्धारण का अधिकार किसको दिया गया है, तो साथियों ये जो अधिकार, ये जो राइट आपको दिया गया है ये संसद को इस प्रकार का राइट आपको प्रोवाइड करके रखा गया है। आगे कह रहा है साथियों संसद की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। और ये आपको रेफरेंशियल आर्टिकल दिया है, ये कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, तो जब आप आर्टिकल नंबर 85 को ऑब्जर्व करते हैं तो आर्टिकल नंबर 85 के अंतर्गत ये इस टाइप की चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। आगे कह रहा है केशव सिंह बनाम विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का वाद संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित है। ये क्वेश्चन, ये केस लॉ आपसे बार बार पूछता है। केशव सिंह बनाम विधानसभा उत्तर प्रदेश का, विधानसभा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष का मामला, ये किससे रिलेटेड होता है, संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित ये मामला होता है। आगे कह रहा है गैर विधायक केवल 6 माह तक मंत्री रह सकता है। अगर कोई गैर विधायक है तो वो कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है, तो कोई भी जो गैर विधायक है वो 6 मास तक मंत्री रह सकता है। आगे कह रहा है लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल की बात करता है। कितने सत्रों के अंतराल की बात करता है साथियों, तो 2 सत्रों के अंतराल की बात करता है। 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल यहाँ पे नहीं होना चाहिए 2 सत्रों के बीच में। और आपके पास पता भी होना चाहिए कि आपको 2 सत्र किया जाता है, एक मानसून सेशन होता है और एक विंटर सेशन होता है। ये 2 सत्र तो होता ही है और एक तीसरा सत्र भी होता है जिसको हम लोग बजट सेशन के नाम से जानते हैं। आगे कह रहा है सत्रावसान, प्रोरोगेशन से तात्पर्य लोकसभा के सत्र की समाप्त करना है। प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है साथियों, हम लोग क्या करते हैं, लोकसभा के सत्र को समाप्त करवाते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को प्रोरोगेशन कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है लोकसभा की सामान्यता अवधि, सामान्यता प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष होती है। कितनी होती है साथियों, जिस दिन से बैठक होती है उनकी जो नियत तिथि होती है 5 साल के लिए लोकसभा का निर्माण किया जाता है। फिर 5 साल बाद नया लोकसभा का चुनाव होगा, फिर नए हमारे सांसद महोदय चुन करके आएंगे। फिर आगे करा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो लोकसभा का अगर न्यूनतम चुनाव लड़ना है तो 25 साल आपके होने चाहिए। 25 साल से अगर आप कम हैं तो आप लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कर वर्तमान लोकसभा 16वीं लोकसभा है, जो वर्तमान की लोकसभा की बात कर रहा है। तो साथियों ये कौन सा लोकसभा है, तो 16वीं लोकसभा का ये निर्माण किया गया और 16वीं लोकसभा चल रही है। आगे कह रहा है लोकसभा 5 वर्षों के लिए चुनी जाती है जबकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अतः इसका विघटन नहीं होता है। और ये सभी लोगों को पता है कि राज्यसभा का क्या होता है, राज्यसभा का किसी भी प्रकार से कोई भी विघटन नहीं होता है। और ये आपको देखने के लिए कहाँ मिलता है, जब आर्टिकल नंबर 83 सब क्लॉज 1 को आप ऑब्जर्व करते हैं तो उसी जगह पे आपको ये देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट कर रहा है भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के कुछ सदस्यों का नामांकन कर सकता है। और ये रेफरेंशियल आर्टिकल की हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 80 सब क्लॉज 3 एवं आर्टिकल 331 के अंतर्गत ये देखने के लिए मिलता है। आगे दोस्तों बात करते हैं तो कहता है कि राष्ट्रपति संसद में कुल 14 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। 14 नहीं होता है साथियों, राष्ट्रपति मीन्स की टोटल 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है। कितने लोगों को मनोनीत करता है, तो 12 लोगों को मनोनीत करता है। और 2 लोग क्या होते हैं, 2 लोग एंग्लो इंडियन होते हैं। अगर इस तरह से जोड़ा जाए तो 14 लोग होते हैं। अगर मनोनीत करने की बात की जाती है तो सिर्फ और सिर्फ 12 लोगों को मनोनीत करता है। कला में, साहित्य में, विज्ञान में, कला, साहित्य, विज्ञान और खेल जगत से लोगों को क्या करता है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और 2 ये क्या होते हैं, ये एंग्लो इंडियन यहाँ पे
होते हैं। एक हमारे पास मामला आता है, कौन सा मामला है साथियों, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मुकदमे में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि मूल अधिकारों के सिद्धांत को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं बदला जा सकता है। इसको अनुच्छेद 368 के अंतर्गत बदला नहीं जा सकता है। कर रहा है संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम, किसकी बात कर रहा है साथियों, तो जो भारत के संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबद्ध करता है। इसको क्या करता है, पृथक करता है, तो लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करता है। यहाँ पे लोकसभा का विघटन किसके द्वारा किया जाता है, तो साथियों लोकसभा का जो विघटन होता है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे अब रेफरेंशियल आर्टिकल भी देख लीजिए, आर्टिकल 85 सब क्लॉज 2 की बात कर रहा है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। किसकी सलाह पर किया जाता है साथियों, तो ये जो सलाह होता है ये मंत्रिपरिषद की सलाह होता है और उसी की सलाह पर ये किया जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे कह रहा है, अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास देखने के लिए मिल रहा है, कह रहा है राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है। जाहिर सी बात है, सबको भी पता है कि यहाँ पे क्या होता है, ये अस्थायी सदन होता है। यहाँ पे लोगों को रिटायर किया जाता है। क्या किया जाता है साथियों, तो रिटायर किया जाता है लोगों को। कह रहा है राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है जिसमें 1/3 सदस्य प्रति दो वर्ष में निवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। और ये रेफरेंशियल आर्टिकल की हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 83 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 101 सब क्लॉज 4 के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना सदन को सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है। अगर मान लीजिए 60 दिन तक वो सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसको रिक्त घोषित मान लिया जाता है। तो उस सीट को मान लिया जाता है कि अब क्या हो गया, अब ये सीट खाली हो गया है, क्योंकि 60 दिन तक आपको क्या करना है, बैठक में भाग लेना ही लेना है। आगे कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष का त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित होता है। और यहाँ पर रेफरेंशियल आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 94 ख के अंतर्गत ये देखने के लिए मिलता है। आगे कर रहा है जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। कौन थे साथियों, तो अगर हम जीवी मावलंकर की बात करते हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर साहब की बात करते हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। ये फैक्ट आपको जानना होगा। आगे कर रहा है लोकसभा के अध्यक्ष के दल बदल के आधार पर अर्हता का प्रश्न का निर्धारण लोकसभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है साथियों, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा इस प्रकार का किया जाता है। तो ये सारी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना होता है। आगे कह रहा है साथियों सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार राष्ट्रपति करेगा। और ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो अनुच्छेद 103 के अंतर्गत ये देखने के लिए मिलता है। आगे हम बात करते हैं, कर भारत का राष्ट्रपति सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। किसके रूप में कार्य कर सकता है साथियों, तो इसके अध्यक्ष के रूप में क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। आगे कह रहा है कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता सदन का वरिष्ठतम सदस्य करता है। कौन करता है साथियों, जो सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है वही उसकी वरिष्ठता सदस्य करता है। आगे की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो आगे कह रहा है कि विधायी कार्य करने के लिए भारतीय संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा कराई जाती है। साथियों जब हम बात करते हैं ज्वाइंट सीटिंग की, तो ये आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत प्रोवाइड करके रखा गया है। बुलाने का काम कौन करता है, तो साथियों बुलाने का काम अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा कॉल आउट किया जाता है। किसको, ज्वाइंट सीटिंग को। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है साथियों, तो लोकसभा के स्पीकर साहब के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और बार बार ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, कौन सा, संयुक्त बैठक, जिसको हम लोग ज्वाइंट सीटिंग के नाम से जानते हैं। आगे कर रहा है लोकसभा एवं राज्यसभा में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। कौन करता है साथियों, तो लोकसभा का स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है। आगे की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो कह रहा है कि किसी सामान्य विधेयक के संबंध में लोकसभा एवं राज्यसभा के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संविधान द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करता। और आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत ये आपको देखने के लिए मिलता है। आगे कह रहा है योजना आयोग का पदेन सभापति प्रधानमंत्री होता है। पहले आपके पास क्या होता था, पहले आपके पास योजना आयोग नहीं, पहले आपके पास योजना आयोग हुआ करता था, नीति आयोग हुआ करता था। अब ये क्या हो गया, अब साथियों ये योजना आयोग हो गया है। आगे कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है साथियों, तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद होता है इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति महोदय हमारे होते हैं। आगे कह रहा है एक केस लॉ दिया है, कह रहा है मनोज नूरुल्लाह बनाम भारत संघ 2014 ने
निर्णित किया गया कि प्रधानमंत्री एवं राज्यों के मुख्यमंत्री संवैधानिक न्यास के अधीन है। किसके अधीन है साथियों? तो जो संवैधानिक न्यास है इसी संवैधानिक न्यास के अधीन है। आगे हम बात करते हैं, कर लोकसभा के सदस्यों के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। कितनी दिया गया है साथियों? तो लोकसभा में सदस्यों का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की हम बात करते हैं तो 25 वर्ष है। अनुच्छेद 84 के अंतर्गत ये देखने के लिए आपको मिलता है। तो जो भी पॉसिबल फैक्ट थे सभी के सभी पॉसिबल फैक्ट्स को मैंने आपके सामने रख रहा हूँ साथियों। अब यहाँ पे राज्यसभा को देखिए, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को देखिए, और यहाँ से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए सभी वन लाइनर्स को मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। इसको अपने दोस्तों तक प्लीज़ आप लोग शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें। काउंसिल ऑफ स्टेट की हम बात करते हैं, राज्यसभा की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो साथियों कह रहा है कि राज्यसभा क्या होता है? एक अस्थायी सदन होता है। ये सभी लोगों को पता है कि राज्यसभा जो होता है एक अस्थायी सदन होता है। 31वें संवैधानिक संशोधन 1973 द्वारा राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित किया गया है। कितना निर्धारित किया गया साथियों? तो 250 निर्धारित किया गया है, जिसमें 238 प्रतिनिधि चौथी अनुसूची में विधित संख्या के अनुसार राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के निर्वाचित होकर आते हैं, और 12 सदस्य क्या होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाते हैं, मीन्स कि राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे मनोनीत किए जाते हैं। कितने सदस्यों की हम बात करते हैं साथियों? तो 12 सदस्य जो होते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे मनोनीत किए जाते हैं। तो ये देखिए कहाँ पे कैसे कैसे, जैसे साहित्य में, विज्ञान में, कला में और समाज सेवा में, इसी 4 क्षेत्रों में क्या किया जाता है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इन लोगों को 12 लोगों को क्या किया जाता है? निर्वाचित किया जाता है, मीन्स कि उनको मनोनीत किया जाता है, निर्वाचित नहीं मनोनीत किया जाता है। आगे कह रहा है विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हो। वर्तमान समय में राज्यसभा की प्रभावी संख्या 245 है। 245 मेंबर वहाँ पे हैं, जिसमें 233 राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों से हैं, जबकि 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस आपको जान करके रखना होता है क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है अनुच्छेद 83 के अनुसार, किसकी बात करते हैं साथियों? तो आर्टिकल नंबर 83 के अनुसार इसका विघटन नहीं होता है। किसका विघटन नहीं होता है? अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा का क्या होता है? विघटन नहीं होता है, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अपने आप रिटायर हो जाते हैं। इस प्रकार एक सदस्य 6 वर्षों तक राज्यसभा का सदस्य रहता है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु की अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा के लिए 30 साल है, और किसके लिए? लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 साल रखी गई है। तो ये आपको जान करके रखना पड़ेगा। आगे करें सदस्यता की समाप्ति के आधार क्या क्या दिए हैं। अगर सदस्यता को समाप्त करना है तो उसके क्या क्या आधार आपको प्रोवाइड किए गए हैं। कर सदस्यता की समाप्ति के आधार दोहरी सदस्यता, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक साथ संसद और विधानमंडल राज्य का सदस्य नहीं हो सकता। एक साथ आप 2 चीज़ों के सदस्य आप नहीं हो सकते। सेकंड कर रहा है अनुच्छेद 102 में वर्णित निहित संबंधी विषयों से ग्रसित होने पर निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा सदस्यता समाप्त की जाएगी। किसके द्वारा? तो साथियों राष्ट्रपति के द्वारा सदस्यता को समाप्त की जाएगी। अगर हम तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं तो तीसरे पॉइंट में क्या दे रहा है? तीसरे पॉइंट में दे रहा है कि किसी सदस्य की, किसकी बात कर रहा है साथियों? किसी सदस्य द्वारा यथा स्थापित सभापति या अध्यक्ष को संबोधित त्यागपत्र देने पर सदस्यता क्या हो जाएगी? आपकी सदस्यता को क्या कर दिया जाएगा? यहाँ पे आपकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। और इसी की बात यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है जब आप वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं आर्टिकल को। आगे देखिए साथियों, आगे इसमें क्या कर रहा है? जब हम 4th नंबर को ऑब्जर्व करते हैं तो कह रहा है कि सदन की अनुमति के बिना, किसकी बात कर रहा है साथियों? तो कह रहा है सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 दिन या अधिक समय अधिवेशन से अनुपस्थित रहने पर लगातार 4 दिन अवकाश या बैठक स्थगित रहने की गणना सम्मिलित नहीं होगी। तो सदन उसका स्थान रिक्त घोषित कर सकता है। क्या कर सकता है साथियों? सदन उस व्यक्ति के स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। राज्यसभा में सुब्रमण्यम स्वामी की सदस्यता इसी कारण समाप्त की गई थी। आपके पास एक यहाँ पे रेफरेंशियल दे भी दिया कि किसकी सदस्यता समाप्त हुई थी। तो सुब्रमण्यम स्वामी जो थे, सुब्रमण्यम स्वामी का जो सदस्यता था इसी ग्राउंड पे क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। कर राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट होता है। कौन होता है साथियों? तो जो उपराष्ट्रपति महोदय हमारे होते हैं वो उप सभापति होते हैं। कहाँ के? राज्यसभा के। और ये आपको देखने के लिए कहाँ मिलता है? तो जब आर्टिकल नंबर 64 को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आर्टिकल नंबर 64 के अंतर्गत ये देखने के लिए आपको मिलता है। अब यहाँ पर देखिए और भी जो ऑनलाइनर फैक्ट आपके लिए बन रहे हैं, इसी ऑनलाइनर फैक्ट को भी आप देख लीजिए। कह रहा है राज्यसभा का अध्यक्ष उसका ही सदस्य नहीं होता है। कह रहा है राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका ही सदस्य नहीं होता है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट साहब है जिनको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जा रहा है। आगे कह रहा है कि
राष्ट्रपति राज्यसभा हेतु 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये अनुच्छेद 80 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल रहा है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। इनमें 12 सदस्यों को क्या किया जाता है, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। और 238 सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित करके उनको क्या किया जाता है, भेजा जाता है। आगे यहाँ पर देखिए, कह रहा है राज्यसभा के सदस्य हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का आपके पास न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए साथियों, तो 25 वर्ष होना चाहिए। आगे कह रहा है अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा की सदस्यता के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। अब कौन कौन सी योग्यताएं निर्धारित की गई है, वो भारत का नागरिक हो। सबसे पहली बात तो वो भारत का नागरिक हो। सेकंड कह रहा है उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 30 वर्ष यहाँ पे आपको क्या रखा गया, एक आयु रखा गया। थर्ड कह रहा है संसद द्वारा विधि द्वारा निर्धारित योग्यता रखता हो। क्या रखता होगा, तो जो संसद के द्वारा जो निर्धारित योग्यता बनाया गया हो वो योग्यता रखता होगा, तभी उसका क्या किया जाएगा, यहाँ पे निर्वाचन किया जाएगा। कर राज्यसभा के सदस्य राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित हेतु सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। आर्टिकल नंबर आप यहाँ पे 83 को देखिए, कर आर्टिकल नंबर 83 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। किसका विघटन नहीं होगा साथियों, तो राज्यसभा का किसी भी हाल में विघटन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर्स को चुना जाता है वो 6 वर्षों के लिए चुना जाता है और प्रत्येक 2 वर्ष पे एक थर्ड मेंबर यहाँ पे क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। ये एक अस्थायी सदन होता है, ये अस्थायी सदन नहीं होता है और इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। किसका कार्यकाल, एक मेंबर्स का जो यहाँ पे कार्यकाल होता है साथियों राज्यसभा में, वो 6 वर्ष का होता है। आगे देखिए, कह रहा है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों के नाम निर्देशित संबंधी उपबंध को आयरलैंड के संविधान से इसको क्या किया गया है, लिया गया है। आगे देखिए, कह रहा है राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। कब हो जाते हैं साथियों, तो प्रत्येक वर्ष क्या हो जाते हैं, प्रत्येक 2/3 सदस्य जो होते हैं, 1/3 सदस्य होते हैं, प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। आगे कह रहा है राज्यसभा को लोकसभा के समतुल्य शक्ति धन विधेयक पारित करने में नहीं है, और ये कहाँ आपको देखने को मिलता है, जब आर्टिकल नंबर 107 को आप ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट कर रहा है लोकसभा अध्यक्ष का, किसकी बात कर रहा है साथियों, कर रहा है लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अधीन लोकसभा के सदस्यों से किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है साथियों, तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर देखिए, कर रहा है राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। जो राज्यसभा होता है ये संसद का उच्च सदन माना जाता है। इसको क्या माना जाता है साथियों, इसको उच्च सदन कहा जाता है। आगे कह रहा है कि राज्यसभा में प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, कर राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में क्या किया जाता है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा यहाँ पे मनोनीत किया जाता है। कर वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है। और आगे देखिए, कह रहा है अनुच्छेद 89 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और ये फैक्ट मैं आपको बार बार मैं बताता हुआ चल रहा हूँ। अब विधेयकों के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या विधेयक के बारे में कह रहा है। विधेयक के बारे में बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे कह रहा है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अगर हम मनी बिल की बात करते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 109 और 110 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है, ये कहाँ पे लाया जा सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। यहाँ पे रेफरेंशियल आर्टिकल 109 दिया है। आगे कह रहा है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है साथियों, तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इसका निर्णय किया जाता है। आगे कह रहा है धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 और 199 में दी गई है। अगर हम सेंट्रल की बात करते हैं तो 110 में, और स्टेट की बात करते हैं तो 199 के अंतर्गत दिया गया। और क्या है, तो ये आर्टिकल है। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत संसद के द्वारा वार्षिक बजट पेश किया जाता है। क्या किया जाता है साथियों, तो वार्षिक बजट यहाँ पे पेश किया जाता है। आगे देखिए, कह रहा है कि संसद द्वारा किसी व्यक्ति को उसके विशेषाधिकार हनन करने के लिए दंड देने की शक्ति की प्रवृत्ति अर्धन्यायिक है। ये किस प्रकार की शक्ति है साथियों, तो यहाँ पे क्वासाई जुडिशियल पावर यहाँ पे प्रोवाइड करके रखा गया है। आगे कह रहा है संसद के 2 अनुक्रमिक सत्रों के मध्य 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। और ये कहाँ आपको दे रहा है, तो अनुच्छेद 85 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। आगे देखिए, कह रहा है संसद को राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने की शक्ति है, परंतु तब जबकि वह राष्ट्रपति में हो। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। कह रहा है संविधान के संशोधन का विधेयक या तो लोकसभा या राज्यसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। कहाँ पे किया जा सकता है साथियों, तो लोकसभा या राज्यसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 सब क्लास 2 के अंतर्गत ये देखने के लिए मिलता है। आगे कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के अधीन राज्य विधानसभाओं के सदस्य उनके पद ग्रहण हेतु शपथ ग्रहण करते हैं। पद ग्रहण करने के लिए क्या किया जाता है साथियों, शपथ को ग्रहण किया जाता है। आगे हम कहते हैं राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्योग्यता के प्रश्न पर
अंतिम निर्णय राज्यपाल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है साथियों? तो राज्यपाल के द्वारा होता है। और आपको देखने के लिए कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 192 के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। कर संविधान के अनुच्छेद 103 के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति क्या होता है साथियों? तो निर्वाचन आयोग की राय को मानने के लिए यहाँ पे बाध्य होता है। आगे कह रहा है यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक संसद द्वारा विधिता पारित किया गया तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। यहाँ पे क्या करता है? राष्ट्रपति के पास कोई भी अपना माइंड अप्लाई नहीं कर सकता है, वो यहाँ पे बाध्य हो जाता है। आगे कह रहा है यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक न पारित हो सके तो सरकार वह लेखा अनुदान वोट ऑन अकाउंट के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाएगा साथियों? तो वोट ऑन अकाउंट के आधार पर यहाँ पे किया जाता है। आगे देखिए कह रहा है लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निकाली जाएगी। किसके द्वारा? तो साथियों यहाँ पे धनराशि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निकाली जाएगी। आगे यहाँ पर देखिए कह रहा है विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम 30 वर्ष अनुच्छेद 173 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल रहा है। कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है साथियों? तो आपको यहाँ पे 130 वर्ष आपको न्यूनतम देखने के लिए मिल रहा है। आगे अगर हम चलते हैं, आगे हम बात करते हैं तो कह रहा है कि यदि किसी विधानमंडल में 200 सदस्य हैं, किसकी बात कर रहा है साथियों? अगर किसी भी प्रकार के कोई भी विधानमंडल है और वहाँ पे 200 सदस्य हैं तब उसकी बैठक हेतु सदस्यों की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/10 होगा। और ये रेफरेंशियल आर्टिकल 189 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत ये आपको देखने के लिए मिलेगा। साथियों अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे अब क्या दिया है? यहाँ पे प्रेस की विधानमंडल कह रहा है कि प्रेस को विधानमंडल की कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि विधानमंडल का प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाहियों के संचालन का अनन्य स्वामी है। और ये आर्टिकल यहाँ पर दिया है, रेफरेंशियल आर्टिकल अनुच्छेद 105 तथा 194 के अंतर्गत आपको दे करके रखा है। 105 आपका सेंट्रल का है और 194 आपका स्टेट का है। नेक्स्ट कह रहा है प्रधानमंत्री अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। ऐसे में कहा जाता है कि वास्तव में यह अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक लोकसभा में उसका क्या होता है? विश्वास प्राप्त होता है। जिस दिन विश्वास खोएगा वो समाप्त हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। किसके द्वारा साथियों? तो संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है विधान परिषद की अध्यक्षता विधान परिषद के सभापति द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 182 के अंतर्गत ही आपको देखने के लिए मिलता है। कह रहे मंत्रीगण को उसके विभागों का आवंटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है साथियों? तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। कह रहे वित्त आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 5 होती है। और ये कहाँ आपको देखने के लिए मिलता है? तो आर्टिकल नंबर 280 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। कह रहा है द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्य बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर हैं। द्विसदनीय व्यवस्था यहाँ पे लागू है। आगे करा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के अधीन राज्य विधानसभाओं के सदस्य उनके पद ग्रहण हेतु शपथ ग्रहण करते हैं। और ये आपको कहाँ देख रहा है साथियों? तो आर्टिकल नंबर 188 के अंतर्गत ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। आगे कह रहा है राज्य विधानमंडल, किसकी बात कर रहा है साथियों? तो कह रहा है कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्योग्यता के प्रश्न पर अंतिम निर्णय निर्वाचन आयोग के परामर्श के पश्चात राज्यपाल के द्वारा दी जाती है। और ये आपको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है? आर्टिकल नंबर 192 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल रहा है। आगे कह रहा है कि राज्य विधानसभा की सदस्यता के बिना एक व्यक्ति राज्य मंत्री परिषद का सदस्य अधिकतम 6 माह के लिए हो सकता है। और यहाँ पे रेफरेंशियल आर्टिकल की हम बात करते हैं तो 164 नंबर और आर्टिकल नंबर 164 सब क्लॉज 4 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। कह रहा है यदि संसद द्वारा बनाई गई विधि का राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन होता है तो वो अविधिमान्य नहीं समझी जाएंगी। कब तक नहीं समझी जाएंगी? अनुच्छेद 245 सब क्लास 2 के अंतर्गत की बात कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 247 के अंतर्गत संसद को अतिरिक्त न्यायालय के सृजन की शक्ति प्राप्त है। किसको प्राप्त है साथियों? तो संसद को अतिरिक्त न्यायालय की सृजन की शक्ति यहाँ पे प्रोवाइड करके रखी गई है। कह रहा है संसद को राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने की शक्ति है, परंतु यह तब जबकि वह राष्ट्रहित में हो। और अनुच्छेद 249 के अंतर्गत ये आपको देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पे कह रहा है संसद अंतर्राष्ट्रीय करार को प्रभावी करने के लिए ऐसे विषय पर विधि निर्मित कर सकता है जो राज्य सूची में प्रगणित हो और प्रभावित राज्यों में कोई परामर्श नहीं करता है। यह विधि पूर्णतः विधिमान्य होगी। और कहाँ दिया है? तो आर्टिकल नंबर 253 के अंतर्गत ये दे करके रखा गया है। साथियों पूरा पार्ट नंबर 2 तक आज मैं आप लोगों के लिए कराया हूँ। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो साथियों आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस सेशन को जरूर भेजिए, जिनसे कि काफ़ी लोग इस सेशन को क्या कर सकते हैं? इंजॉय कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। क्योंकि साथियों ये जो मैं सेशन आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ ये वन लाइनर सीरीज़ है। अगर आप इसी तरह से वन लाइनर सीरीज़ को आप कर लेंगे और
साथ ही साथ जब मैं इसका MCQ सॉल्व कराऊंगा और प्रीवियस ईयर पेपर को जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहेगा वो दूसरे स्टूडेंटों से दुगुना रहेगा। तो इसीलिए मैं साथियों आपसे कह रहा हूँ कि आप इन सभी चीज़ों को क्या करें, अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इससे जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये वीडियो पहुँचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।